हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो इस अमर उजाला एनालिसिस में हम आपके सामने फ्रंट पेज की खबरें रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके सामने रखते हैं, खेल जगत की कुछ खबरें रखते हैं, वहीं कारोबार जगत की कुछ खबरें रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हम इसमें आपके सामने, देश विदेश की खबरें भी आपके सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पहली ही जो पेज की एक तरह से जो खबर है वह है गुंडे माफिया जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर। तो इस प्रकार की बात एक तरह से जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था एक तरह से मजबूत करने के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध है और गुंडे मवाली और माफिया या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश की सीमा से बाहर होंगे। तो इस प्रकार की बात जो कही गई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर है फ्रंट पेज की, केंद्र सरकार एक तरह से जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। यह विपक्ष ने एक तरह से आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर और रालोद अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह बोले हैं कि डर का माहौल पैदा कर फायदा उठाती है भाजपा सरकार। तो इस प्रकार की बात रालोद अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार जाति गणना नहीं कराना चाहती है और ऐसा करने पर उसे पिछड़ों और वंचितों के लिए काम करना पड़ेगा और सरकार इससे बचना चाहती है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। विदेश में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना नागरिकों का एक तरह से अपमान है। तो यह बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। तो पीएम ने कर्नाटक में राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है और राहुल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशी धरती से देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना भारत की महान परंपरा और उसके नागरिकों का अपमान है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। समलैंगिक विवाह भारतीय परंपरा के खिलाफ है। यह बात केंद्र सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया उसमें कही है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर दाखिल कर कहा है कि वह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ है। ऐसे विवाह भारतीय परंपरा के खिलाफ हैं। केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक संबंध की तुलना भारतीय परिवार परंपरा के सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। समलैंगिक और सामान्य संबंध स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं, जिन्हें एक समान नहीं माना जा सकता है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। सत्रह आम चुनाव के बाद भी आयोग की होती है अग्नि परीक्षा। तो यह बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कही है और उन्होंने जो राजीव कुमार एक तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कई विकसित देशों से भी आगे एक तरह से भारत में हर चुनाव के नतीजों को स्वीकार किया गया है और हर बार सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के बैलेट के जरिए हुआ है और हाल ही की घटनाओं पर गौर करें तो कई विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि हमारी पहली जो खबर बन रही है वह है, यह खबर एक तरह से एक झकझोर देने वाली खबर के रूप में दुनिया के सामने आई है, जिसमें कि लावारिस कुत्तों ने पहले बड़े भाई को फिर 2 दिन बाद छोटे को भी नोच नोच कर मार डाला। तो राजधानी दिल्ली में एक तरह से जो दिल दहलाने वाली घटना जो हुई है और करीब 10 कुत्तों ने इसमें हमला किया है और दोनों के कई अंग अलग कर दिए गए हैं। तो एक बच्चे का नाम जिसमें कि आनंद है जो कि 7 साल का है और उसका भाई आदित्य है जो कि 5 साल का है। वहीं इसके बाद जो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, वह है अमेरिका में प्रतिबंधित ली शांगफू को चीन ने बनाया एक तरह से नया रक्षा मंत्री बनाया गया है।
और ज़्यादातर मंत्री पुराने हैं और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। तो यह हमारी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर का हिस्सा है। और भारत के साथ शिक्षा, रक्षा व व्यापार में संबंध गहरे हुए हैं। यह बात एंथनी अल्बनीज़ ने कही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। वहीं नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल एक तरह से आज शपथ लेने वाले हैं। तो यह भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से हमारे सामने आ रही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर है वह है रूस से जल्द सुखोई व एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा ईरान। तो यह खबर सामने आ रही है, जिसमें कि 2020 अक्टूबर में हटाए गए थे प्रतिबंध और 24 सुखोई Su-35 जल्द ईरान आएंगे। तो ईरान और रूस के बीच सुखोई Su-35 फाइटर जेट का एक तरह से समझौता हुआ है। और ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए ईरान ने रूस से एक सुखोई Su-35 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ, जो कि एक तरह से कारोबार जगत की तरफ से कारोबार नहीं, खेल जगत की तरफ से हमारे सामने आ रही है। तो जो हमारी पहली जो खेल जगत की खबर है वह है टेस्ट में एक तरह से जो विराट कोहली की वापसी हुई है। भारत ने एक तरह से विराट की 186 रन की बदौलत हम कह सकते हैं 571 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और अब पहली पारी में 91 रन की बढ़त एक तरह से भारत ने हासिल कर ली है। और 183 पारियों में 28 टेस्ट शतक पूरे किए गए हैं भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने। और 1932 से यह पहला मौका है कि जब पहले 6 विकेटों पर भारत ने 50 या ज़्यादा की साझेदारियां की हैं। और 75 साल की भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती के जश्न समारोह के बाद कोहली का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक सोने पर एक तरह से सुहागा है। वहीं इसके बाद जो हम चलते हैं वह खबर है खेल जगत की तरफ से। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है उसमें न्यूजीलैंड को जीत के लिए 275 रन चाहिए। और मैथ्यूज के शतक से श्रीलंका ने 285 का लक्ष्य तय किया है। और मैच का आज हम अंतिम दिन कह सकते हैं। 115 रन की पारी एंजेलो मैथ्यूज ने खेली है जिसमें कि। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो खेल जगत की तरफ से ही है। मबाप्पे के अंतिम क्षणों में गोल से PSG जीता है। और 90वें मिनट में मबाप्पे ने PSG के लिए मेसी के पास पर एक तरह से गोल किया है। तो काइलिन मबाप्पे, जिनका नाम है, के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पेरिस सेंट जर्मेन ने लीग 1 में ब्रेस्ट को एक तरह से 2-1 से पराजित कर दिया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है कारोबार जगत की तरफ। तो कारोबार जगत में एक तरह से आखिरी समय में अगर हम 4 साधनों में निवेश कर एक तरह से टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें कि टैक्स सेविंग योजनाओं में कर देनदारी को घटाने में निवेश मददगार होगा। और इसलिए सावधानी से इसका चुनाव करना चाहिए, जिसमें कि 31 मार्च 2023 है निवेश करने के लिए आखिरी तारीख। और 1.5 लाख तक की छूट भी दी गई है जिसमें कि और 25,000 तक का लाभ भी इसमें मिलने की संभावना है। तो वित्त वर्ष 2022-23 ख़त्म होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अपने चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक कर बचाने के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो जल्द करें। और 31 मार्च जिसकी अंतिम तारीख है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है कारोबार जगत की तरफ से। लार्ज मिड कैप फंड एक तरह से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो शेयर बाज़ार में एक तरह से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। और फरवरी में 15,600 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। और आगे अगर बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो इक्विटी फंडों को चुन सकते हैं। वही अगर रणनीति के तहत एक तरह से निवेश किया जाता है तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि उसमें बेहतर रिटर्न हमें मिलते हैं।
वहीं जो नेक्स्ट खबर कारोबार जगत की तरफ से हमारे पास आ रही है वह है भारतीय स्टार्टअप एक तरह से सावधान रहने के लिए कहा गया है और निवेशकों के बहकावे में न आने के लिए भी अब कहा गया है। तो भारत में कारोबार करने वाले स्टार्टअप को बड़े निवेशकों के दबाव का एक तरह से विरोध करना चाहिए। और इन्फोसिस के पूर्व निदेशक पई ने कहा है कि नई कंपनियों के लिए यह बड़ा झटका है और स्टार्टअप के लिए उन्होंने बैंकों को आगे आने के लिए भी उन्होंने कहा है। और अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के पतन का उल्लेख करते हुए उद्योग जगत के दिग्गज टीवी मोहनदास पई ने कहा है कि जो स्टार्टअप भारत में अपना सभी कारोबार करते हैं और उनके सभी कर्मचारी यहाँ हैं, उन्हें बड़े निवेशकों के बाहर रहने के किसी भी दबाव का विरोध करना चाहिए। एसवीबी स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल बैंक है, इसका गिरना स्टार्टअप परिवेश के लिए एक झटका है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर बन रही है वह है देश विदेश की तरफ से। तो देश विदेश की खबर से जो हमारी पहली खबर है वह है देश की मजबूती के लिए संघ ने स्वदेशी स्वाधीनता व स्वावलंबन का एक तरह से जो मंत्र दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने आज़ादी के अमृत काल में देश को विश्व गुरु बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वयं की नीति के तहत स्वदेशी स्वाधीनता और स्वावलंबन से देश को मजबूत बनाने की तैयारी है। तो हरियाणा के पानीपत जिले के समालका के गांव पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में रविवार को बैठक शुरू हुई और संघ की ओर से सामाजिक समरसता और सर्वधर्म के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर है देश विदेश की तरफ से वह है आतंकवाद, अलगाववाद और देश विरोधियों से सख्ती से निपटेंगे। यह बात हमारे अमित शाह जी ने कही है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहने के भी संकेत दिए हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने 10 वर्षों की कार्य योजना भी बनाई है। वहीं 20,500 करोड़ में 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल एक तरह से नौसेना खरीदने वाली है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सतलुज नदी से एक तरह से जो इलाका है कालू वाला, एक तरह से जो जिसे कहा जाता है, जिसके जो कि पाकिस्तान के एक तरह से बॉर्डर पर ही स्थित है। तो इसे एक तरह से पाकिस्तान का डर निरंतर सताता रहता है और 3 तरफ से सतलुज नदी से घिरे गांव कालू वाला के ग्रामीण हमेशा पाकिस्तान से भयभीत रहते हैं और सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनते ही गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। तो करीब 70 परिवारों के लिए यह गांव काला पानी से कम नहीं है। यहाँ की आबादी लगभग 450 है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ, जो कि एडिटोरियल एनालिसिस हम आपके सामने निरंतर रखते आ रहे हैं, उसी की तरफ हम चलते हैं। तो जो पहली एनालिसिस हमारे सामने है वह है जिनपिंग के साए में एक तरह से कियांग, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं रक्षा मंत्री जो नए बनाए गए हैं। उसी के ऊपर चीन में जो नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं कियांग, तो यह एनालिसिस उन्हीं पर आधारित है। तो चीन की संसद यानी एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र में शी जिनपिंग के अभूतपूर्व तीसरे राष्ट्रपति काल पर सर्वसम्मति से तो मोहर लगी ही है और 10 साल बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में ली कियांग की नियुक्ति भी पार्टी व सरकार पर जिनपिंग की एक तरह से असंदिग्ध पकड़ का प्रमाण है। कम्युनिस्ट चीन में जिनपिंग से पहले सिर्फ माओ ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, पर तब भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में उनके प्रतिद्वंदियों को जगह मिलती थी। लेकिन जिनपिंग के दौर में ऐसा नहीं है। उन्होंने विगत अक्टूबर में पोलित ब्यूरो में अपने विश्वस्तों को रखा है और कियांग जैसों को बाहर करने के संकेत दिए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सेना पर मजबूत पकड़ बनाने के जिनपिंग के दबाव से नाखुश थे।
प्रधानमंत्री के रूप में कियांग का चुनाव हालांकि सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। एनसीपी के 2,947 में से 2,936 सदस्यों ने उनका समर्थन किया है, 3 ने उनके खिलाफ मतदान किया है और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री ली कियांग की परोक्ष रूप से जिनपिंग पर शुभ प्रतिक्रिया भी उतनी ही ध्यान देने लायक है जिनसे पटरी पर न बैठने की कीमत की कियांग को चुकानी पड़ी है। हालांकि उनके जाने और ली कियांग के आने का फैसला तो विगत अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में ही ले लिया गया था। चीन के व्यापारिक केंद्र शंघाई में पार्टी प्रमुख रहे हैं और जिनपिंग के करीबी कियांग पिछले साल तब आलोचना के केंद्र में थे जब शंघाई में लगाए गए सख्त लॉकडाउन के कारण लोग भोजन और दवाओं से वंचित हो गए थे। पर अलग अलग जगहों में हुए प्रदर्शनों के बाद जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के पीछे कियांग की सक्रियता थी, जिन्होंने जिनपिंग को इसके लिए राजी किया। नए प्रधानमंत्री पर 3 साल के सख्त लॉकडाउन और पश्चिम से बिगड़ते रिश्तों से प्रभावित चीनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी वृद्धि दर 2021-22 में 5 दशक में सबसे कम 3% रही है, जबकि इस साल आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5% रखा गया है। चूँकि व्यापारियों उद्योगपतियों से कियांग के बेहतर रिश्ते हैं, लिहाजा निजी उद्यम को गति देने में उनकी सक्रियता मददगार हो सकती है। लेकिन जिनपिंग ने प्रधानमंत्री के पद को जिस तरह महत्वहीन कर दिया है, उसमें कियांग अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वाह कर पाएंगे यह कहना कठिन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनपिंग के साए में एक तरह से जो कियांग ने रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, तो उससे हम निश्चित ही भविष्य में देख सकेंगे किस प्रकार से चीन पर उसका असर पड़ने वाला है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एनालिसिस है उसकी तरफ। बलवीर पुंज जो कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने यह एनालिसिस लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने इतिहास को दोहराने का प्रयास किया है राहुल गांधी ने, और एक तरह से भाजपा के जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बलवीर पुंज, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जिसके मानस बंधुओं को भ्रम है कि वर्तमान और भविष्य तय करने का दैवीय विशेषाधिकार केवल उन्हीं के पास है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने के ब्रिटेन में दिए गए बयानों का निचोड़ यह है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भारतीय सत्ताधिष्ठान पर काबिज हैं, चुनाव आयोग से लेकर मीडिया और न्यायालय दबाव में है, देश में लोकतंत्र को बचाने हेतु अमेरिका और यूरोप को हस्तक्षेप करना होगा। इन वक्तव्यों में निहित चिंतन ही भारत की त्रासदी और उसके शताब्दियों तक आक्रांताओं के अधीन परतंत्र रहने का बड़ा कारण है। वर्ष 1707 में मुगलिया आक्रांता औरंगजेब के देहांत के बाद भारत में इस्लामी हुकूमत क्षीण होने लगी थी। तब कालांतर में शाह वसी उल्लाह ने अफगान शासक अब्दाली को भारत पर आक्रमण हेतु बुलावा भेजा, क्योंकि वह छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतिपादित हिंदवी स्वराज्य को समाप्त करके भारत में पुनः इस्लामी राज स्थापित करना चाहता था। जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तब वली उल्लाह के निमंत्रण पर आए अब्दाली को भारत में पश्तून, रोहिल्लाओं, बलूचियों, शुजाउद्दौला आदि नवाबों के साथ स्थानीय मुस्लिमों का समर्थन मिला, तो मराठा पराजित हो गए। अपने लोगों के विश्वासघात से मिली उस हार ने मराठा साम्राज्य को दुर्बल कर दिया। काफ़ी हद तक संभलने के बाद 1803 के भीषण युद्ध में मराठा ब्रितानियों के हाथों हार गए। अंग्रेजों से मिली शिकस्त की जड़ 4 दशक पहले उसी लड़ाई में मिलती है जिसमें अब्दाली के नेतृत्व में गद्दारों के प्रहार से मराठाओं को भारी क्षति हुई थी। मराठाओं पर आश्रित पराजित मुगल एक अंग्रेजों के पेंशन भोगी हो गए। यदि 18वीं शताब्दी में अपनों ने अब्दाली को बुलाया नहीं होता तो संभवतः भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दुर्भाग्य से राहुल गांधी उसी इतिहास को दोहराने हेतु प्रयासरत हैं। वे विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को कलंकित कर यूरोपीय देशों और अमेरिका से सहायता मांग रहे हैं।
यह हास्यास्पद भी है कि जिन बाहरी शक्तियों ने भारत को सदियों तक दासता की बेड़ियों में जकड़े रखा, उन्हीं से राहुल भारत को कथित रूप से बचाने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रिटेन में राहुल के हालिया वक्तव्यों ने विंस्टन चर्चिल के उस विचार को सही सिद्ध कर दिया है जिसमें उनसे कहा था, भारतीय नेता बहुत ही कमज़ोर और भूसे के पुतलों जैसे होंगे और सामान्य भारतीय जनता जानता है कि यदि विदेशियों, खासकर ब्रिटिशों, अमेरिकियों को देश में लोकतंत्र की कथित बहाली हेतु हस्तक्षेप करने का अवसर दिया गया तो यहाँ गुलामी का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। संसदीय निर्वाचन प्रक्रिया आज भी ठीक वैसी ही है जैसी 1952 के कालखंड के पश्चात थी। न्यायालय जितना निष्पक्ष पहले था, आज भी उतना है। मीडिया जितना पहले सत्ता समर्थित और विरोधी था, अब भी उतना है। कार्यपालिका भी 7 दशकों से अपरिवर्तित है। फिर राहुल को देश का प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचा कमजोर होता क्यों दिखता है? वास्तव में राहुल गांधी उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जिसके मानस बंधुओं को भ्रम है कि वर्तमान और भविष्य तय करने का दैवीय विशेष अधिकार केवल उन्हीं के पास है। इस चिंतन से ग्रस्त लोगों का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें लोक और तंत्र उनकी इच्छा के अनुसार काम करे। पाठकों को स्मरण होगा कि कैसे राहुल गांधी ने सितंबर 2013 में पार्टी की प्रेस वार्ता में अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था। इस मानसिकता का एक पुराना इतिहास है। कांग्रेस की हार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केरल की पहली निर्वाचित सरकार बर्खास्त कर दी थी। जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त की, तब बदले की भावना से 13 दिन पश्चात इंदिरा ने आपातकाल घोषित करते हुए संविधान को स्थगित कर दिया। इस तरह 1985-86 के शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुमत के बल पर संसद के भीतर पलट दिया था। जब 2004 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संवैधानिक कारणों से प्रधानमंत्री नहीं बन पाई तो सत्ता पर अपना विशेष अधिकार अक्षुण्ण रखने हेतु उन्होंने असंवैधानिक राष्ट्रीय परामर्श समिति के रूप में समानार्थी सरकार और समानांतर संविधानेतर केंद्र स्थापित कर दिया। मई 2014 के बाद से राहुल सोनिया संवैधानिक ढंग से चुनी केंद्र सरकार के निर्णयों को रद्द या संशोधित कर पाने में असहाय और विवश हैं। इसलिए उन्हें भारत में लोकतंत्र खतरे में नज़र में आता है। राहुल गांधी द्वारा संघ की तुलना इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड से करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और वैचारिक द्वेष की पराकाष्ठा है। वर्तमान केंद्र व राज्य सरकारों के साथ कई सार्वजनिक संस्थानों में संघ से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति या तो निर्वाचित हैं या फिर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त हैं। क्या राहुल यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनादेश मुस्लिम ब्रदरहुड के कथित प्रतिरूप को मिला है? वास्तव में कांग्रेस का वामपंथ प्रेरित धड़ा दशकों से जिहादी अवधारणा को नगण्य करने हेतु मिथक हिंदू भगवा आतंकवाद का हव्वा खड़ा करने पर तुला हुआ है। जब 1993 में मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम धमाके से दिल्ली, जिसमें 257 निरपराध मारे गए थे, तब महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री शरद पवार ने उन कांग्रेस हमलों के पीछे की मानसिकता और हमलावरों की मजहबी पहचान से ध्यान भटकाने हेतु यह झूठ गढ़ दिया था कि एक धमाका मुस्लिम बहुल मस्जिद बंदर के पास भी हुआ था जिसमें श्रीलंकाई चरमपंथी संगठन लिट्टे का हाथ है। उस परिपाटी को संपर्क काल में भी पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए आगे बढ़ाया। दिग्विजय सिंह ने तो 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का आरोप संघ पर लगाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसी आधारहीन बातें कर राहुल गांधी जहां सुधी जनों को स्वयं से दूर कर रहे हैं, वहीं वामपंथी शब्दावलियों का प्रयोग कर अपनी वैचारिक शून्यता का भी परिचय दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस एनालिसिस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार की एक तरह से विचारधारा रखते हैं। वहीं इसके बाद हम छोटी सी कहानी लेकर आपसे विदा लेंगे जो कि धर्म ही सच्चा साथी है के भाव पर आधारित है। तो आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। वह देवताओं से कहा करते थे कि दुर्जनों की संगति तथा अहंकार से अनेक जन्मों के संचित पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। दुर्व्यसनी का साथ कभी नहीं करना चाहिए।
साधुजनों और सत्य पर अटल रहने वालों का सत्संग करके ही लोक परलोक सुधारा जा सकता है। एक बार युधिष्ठिर ने बृहस्पति जी से प्रश्न किया, देवगुरु, मनुष्य का सच्चे सहायक कौन है? आचार्य बृहस्पति ने बताया, राजन, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही दुख से पार होता है और अकेला ही दुर्गति भोगता है। कुटुंबजन तो उसके मृत होते ही 2 घड़ी रोते हैं, फिर शमशान में उसे अग्नि के हवाले कर मुंह फेर कर चल देते हैं। एकमात्र धर्म सदकर्म ही उस जीवात्मा का अनुसरण करता है। धर्मी हमेशा सच्चा सहायक बना रहता है, अतः धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो बात खुद को अच्छी न लगे वह दूसरे के प्रति भी नहीं करनी चाहिए। किसी की न तो निंदा करें, न कटु वचन बोले और न किसी का हित करें। यही धर्म तत्व है। सदा सबका हित करने वाला और सबसे प्रेम करने में प्रवृत्त रहने वाला सभी का प्रिय बना रहता है। युधिष्ठिर को अपनी जिज्ञासाओं का एक तरह से समाधान मिल गया और धर्मी सच्चा साथी है, इस प्रकार की एक तरह से कहानी जो हमने आपके सामने रखी। और इस एनालिसिस के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में, हम निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़ की तरह थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद।